प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य, समाज विज्ञान और समाज शास्त्र के अंतर्गत लिंग और यौन का व्यवस्थित अध्ययन पिछले कुछ दशकों से किया जाने लगा है और उनका मूल केंद्र बिंदु लिंग ही होता है। इसीलिए हमने लिंग को समझने के संबंध में और उसके पश्चात लिंग के संबंध में, भेदभाव के संबंध में कुछ विचार विमर्श किया। उसी लिंग को समझना और लिंग में व्याप्त भेदभाव के साथ साथ एक तीसरी अवधारणा और जुड़ गई और वह है लिंग आधारित हिंसा, जिसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस और संक्षिप्त में कई बार हम बात करते हैं GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस। क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष दो ऐसे लिंग हैं जो समाज की सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। अगर ये दोनों लिंग को समाज में समान अधिकार मिले, किसी के प्रति असमानता की भावना न हो, किसी के प्रति उच्चता या निम्नता की सोच न हो, तो समाज में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव हमें प्राचीन समय से ही देखने को मिलता है और आज भी समाज में हमें लिंग भेदभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। जहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, वहाँ पर पुरुष को उच्च और महिलाओं को निम्न स्थान दिया गया है और इसका निर्धारण जन्म के साथ ही होने लगा है। इसलिए इसे हम संस्तरण या हायरार्की भी कहते हैं। जन्म से ही महिला को निम्न और जन्म से ही पुरुष को उच्च मानने की जो सोच है समाज में, इसी के आधार पर एक नई समस्या को जन्म दिया है और उस समस्या को हम लिंग आधारित हिंसा कहते हैं। तो आज जब हम लिंग आधारित हिंसा की बात करेंगे तो लिंग आधारित हिंसा क्या है? व्हाट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जो हिंसा महिला के विरुद्ध हो रही है वो किन किन श्रेणियों की है? क्योंकि कई बार बालिका के साथ हिंसा होती है तो बालिका और हिंसा, कई बार महिलाएं जो कार्य क्षेत्र में काम करती हैं तो वो कामकाजी महिलाएं हैं तो कामकाजी महिलाओं के साथ हिंसा, कई बार छोटी छोटी पत्नियां बाल विवाह के साथ जब पत्नियों का उन्हें पद मिलता है और छोटी छोटी आयु में वो माताएं बनती हैं तो छोटी पत्नियां छोटी माताओं के साथ हिंसा। और कई बार समाज में पत्नी को पीटना भी एक समस्या है और कई बार स्त्री के पति की मृत्यु के बाद जब उसे विधवा माना जाता है तो विधवाओं के साथ भी हिंसा। और इसी तरह महिलाओं की तस्करी और कार्य क्षेत्र पर यौन अपराध, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनके साथ बलात्कार, रेप इत्यादि की घटनाएं भी यौन उत्पीड़न के रूप में देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं हमें समाज में दिखाई देती हैं। तो क्या प्रयास किए जाएं कि हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाली जो लिंग आधारित हिंसा है उसे कम कर सकें या उसे रोक सकें। लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ज़्यादातर हिंसा लिंग आधारित कारणों से यानी पुरुषों द्वारा ही की जाती है और लिंग आधारित हिंसा महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है। लिंग आधारित हिंसा, जिसको GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं, एक ऐसी हिंसा है जिसकी बात करते हैं तो शायद दुनिया में प्रचलित हिंसा के सबसे व्यापक और सामाजिक रूप से सहनशील रूपों में से एक है। यह भारत में एक व्यापक और निरंतर चुनौती है। इसका सीधा संबंध भारत में पितृसत्तात्मक समाज से है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के पास महिलाओं पर हिंसा करने का विशेषाधिकार और शक्ति है। क्योंकि महिलाएं पुरुषों से निम्न आंकी जाती है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। यह पितृसत्ता की संस्था के साथ साथ पुरुषत्व की अवधारणा दोनों से जुड़ा हुआ है कि एक असली पुरुष वह है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा करता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस GBV भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों के महिलाओं के आनंद में एक बहुत बड़ी बाधा है।
महिलाएं चूंकि स्वतंत्र रहना चाहती हैं, पर कई बार इस प्रकार का माहौल बन जाता है जिससे जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत महिलाओं को जो आनंद समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये है क्या? जब हम बात करते हैं लिंग आधारित हिंसा, तो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, लिंग आधारित हिंसा किसे कहते हैं? पारिवारिक, घरेलू या गृहस्थी संबंधी हिंसा के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जिसमें बालिकाओं, युवा कन्याओं, वधुओं, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ किए गए सभी दुर्व्यवहार आते हैं। इसके अंतर्गत पत्नियों को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार और दहेज संबंधी महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार तथा दहेज से संबंधित मृत्यु को भी पारिवारिक संख्या के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम लिंग आधारित हिंसा कहते हैं। किसी भी तरह से, चाहे वो कोई भी कारण हो, अगर पुरुष द्वारा समाज में महिलाओं पर जो हिंसा की जाती है वह सब लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत ही लिया जाता है। लिंग आधारित हिंसा शब्द का उपयोग उस हिंसा को अलग करने के लिए किया जाता है जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के खिलाफ उनके लिंग के आधार पर हिंसा को व्यक्तियों और सामूहिक हिंसा के अन्य रूपों से अलग करती है। इसमें ऐसे कार्य शामिल हैं जो शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान होने की संभावना है, जैसे धमकी, जबरदस्ती और मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करने के ऐसे कार्य भी लिंग आधारित हिंसा के रूप हैं। ऐसी लिंग आधारित हिंसा परिवार के भीतर, समुदाय में, शांति या संघर्ष के समय या राज्य एजेंटों द्वारा हो सकती है। यह परिवार के सदस्यों, परिचितों, अजनबियों या जीवन साथी सहित अंतरंग भागीदारों द्वारा किया जा सकता है। करने वाले बहुत सारे वे लोग हैं जो समाज के अंतर्गत या तो परिवार के हैं या परिचित हैं या उस समाज के आसपास रहने वाले लोग हैं। वे महिलाओं के साथ जिस प्रकार का वातावरण विकसित करते हैं वह सब लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत लिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को परिभाषित करना। लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है या होने की संभावना है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकियां भी शामिल है, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी जीवन में, इन सब को लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत लिया गया है। लिंग आधारित हिंसा किसी भी प्रकार के नुकसान से संबंधित है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को उनके तथ्यात्मक या अनुमानित लिंग, लैंगिक यानी सेक्स और जेंडर, यौन अभिविन्यास, सेक्स ओरिएंटेशन और या लिंग पहचान के कारण किया जाता है। क्योंकि महिला को समाज में एक लिंग प्राप्त है और उस लिंग को आधार में रखकर जब पुरुष लिंग द्वारा जब उस पर अत्याचार किया जाता है, उसके साथ जो जबरदस्ती की जाती है, तो उसे हम लिंग आधारित हिंसा कहते हैं। लिंग आधारित हिंसा शक्ति के असंतुलन पर आधारित है, क्योंकि एक के पास ज़्यादा शक्ति है, दूसरे के पास उस शक्ति का अभाव है, इसलिए शक्ति का असंतुलन है और उस असंतुलन के कारण ही लिंग आधारित हिंसा उत्पन्न होती है और किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को अपमानित करने और उन्हें हीन और या अधीनस्थ महसूस कराने के इरादे से की जाती है। इस प्रकार की हिंसा समाज को नियंत्रित करने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं, मानदंडों और मूल्यों में और उसकी गहराई में निहित है। ये सब हमारे समाज की संरचना में है, हमारे समाज की मूल्यों में है, हमारे समाज की परंपरा में है, हमारे समाज के रीति रिवाजों में है या प्रथाओं के अंतर्गत दृष्टिगत होती हैं और अक्सर इनकार और चुप्पी की संस्कृति द्वारा कायम रहती है। क्योंकि व्यक्ति चुप रहता है, उस पर जो हिंसा होती है उसको सहन करता है, इसलिए धीरे धीरे हिंसा की मात्रा बढ़ती जाती है। लिंग आधारित हिंसा निजी
और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है और यह महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है। कहीं पर यह ज़्यादा प्रभावित करती है, कहीं पर यह कम प्रभावित करती है। लिंग आधारित हिंसा यौन, शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक यानी भावनात्मक या सामाजिक आर्थिक हो सकती है और यह मौखिक हिंसा और इंटरनेट पर घृणास्पद भाषण से लेकर बलात्कार या हत्या तक कई रूप ले सकती है। यह किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, वर्तमान में या पूर्व पति, पत्नी, साथी, परिवार का कोई सदस्य, कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी, सहपाठी, मित्र, कोई अज्ञात व्यक्ति या सांस्कृतिक, धार्मिक, राज्य या अंतर्राज्य संस्थाओं की ओर से कार्य करने वाले लोग। लिंग आधारित हिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा की तरह सत्ता संबंधों से जुड़ा एक मुद्दा है। यानी हमें हर स्तर पर लिंग आधारित हिंसा देखने को मिलती है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर की बात करें, चाहे वो सार्वजनिक स्तर की बात करें। यह श्रेष्ठता की भावना और परिवार में, स्कूल में, काम पर, समुदाय में या समग्र रूप से समाज में उस श्रेष्ठता पर जोर देने के इरादे पर आधारित है। मैं समाज में उच्च हूँ, इसलिए मुझे यह अधिकार है, मेरे पास यह शक्ति है कि मैं अपने से अधीनस्थ के प्रति हिंसा का भाव रखूं। लिंग आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति के लिंग के कारण निर्देशित होती है या ऐसी हिंसा जो किसी विशेष लिंग के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकार के उल्लंघन और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के एक रूप में समझा जाता है और इसका मतलब लिंग आधारित हिंसा के सभी कार्य होंगे जिसके परिणाम स्वरूप या होने की संभावना है। इसमें क्या क्या हो सकता है? शारीरिक नुकसान हो सकता है, यौन हानि हो सकती है, मनोवैज्ञानिक, उसको भावनात्मक दृष्टि से अलग रखने की बात, या आर्थिक हानि या महिलाओं को कष्ट। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक ही घरेलू इकाई में रहने वाली महिलाओं, पुरुषों या बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा शामिल हो सकती है। हालांकि महिलाएं और लड़कियों की मुख्य इसकी शिकार रहती हैं, लेकिन यह परिवारों और समुदायों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है। होता तो यह लिंग के साथ ही है, महिलाओं या बच्चियों या बालिकाओं के साथ, लेकिन इसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर है। इसलिए वर्तमान समय में लैंगिक या लिंग आधारित हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या मानी जाती है जो विभिन्न श्रेणियों में हमें दिखाई देती है। इसी आधार पर हम लिंग आधारित हिंसा की श्रेणियां भी बांट सकते हैं और उसके आधार पर उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रकारों को परिवार के भीतर हिंसा, समुदाय में हिंसा और राज्य द्वारा की गई या अनुमोदित हिंसा में वर्गीकृत किया है। इन व्यापक रूपों का उपयोग करके भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। इन अलग अलग श्रेणियां हैं जिसके आधार पर महिलाओं के खिलाफ, चूंकि एक विशेष लिंग है इसलिए लिंग आधारित हिंसा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उसमें एक है बालिका एवं हिंसा, गर्ल्स एंड वायलेंस। पारिवारिक हिंसा की प्रमुख शिकार बालिकाएं हैं, जिसमें कुपोषण, माता पिता की लापरवाही, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, लिंग आधारित असमानताओं के दुर्व्यवहार तथा वर्षों के पनप रहे रूढ़िवाद के कारण इस पुरुष प्रधान समाज में बालिका में उचित शारीरिक पालन पोषण के अभाव में विकास के स्थान पर उसका शोषण होता है। प्रारंभ से उसके साथ असमानता, इनइक्वलिटी, क्रूरता, क्रूरल्टी और वैमनस्य, ईर्ष्या का व्यवहार किया जाता है। इससे आगे चलकर जो उसका व्यक्तित्व विकसित होता है उसमें अयोग्यता, दासता और पराधीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते। जैसा उसका समाजीकरण होगा वैसे ही बड़े होकर उसमें वो भाव परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार से जब श्रेणियों में विभाजन करते हैं तो कामकाजी लड़कियां एवं हिंसा। सरकार ने बाल श्रमिक को प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके उपरांत भी लड़कियों को बाल श्रम के रूप में परिवार और समाज में अनेक क्षेत्रों एवं रूपों में देखा जा सकता है।
विडंबना तो ये है कि लड़कियों के द्वारा किया गया श्रम और काम सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता। इनके द्वारा किए गए घरेलू कार्यों का मूल्यांकन करने की विधि ठीक से तय नहीं हो पाई। ये लड़कियां कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करती हैं, उनकी संख्या कितनी है आदि का ठीक से पता नहीं है। लड़कियां अधिकतर भाई बहनों की देखभाल तथा परिवार के लिए अनेक कार्य करती हैं। घर के झूठे बर्तन साफ करना, खाना पकाना, खेत में काम करने से लेकर सामान बेचना, अखबार तथा कूड़ा करकट एकत्रित करना, नारियल जूटा बनाना, पापड़ की फैक्ट्रियों में काम करना, डिब्बों पर गोंद लगाना, सिलाई करना आदि से लेकर बीड़ी उद्योग जैसे अस्वास्थ्यकर पर्यावरण में काम करना पड़ता है। वहाँ उनका घोर शोषण किया जाता है। काम करते करते उनका बचपन और किशोर अवस्था कब गुजर जाती है पता ही नहीं चल पाता है। इसके विपरीत दूषित वातावरण तथा शोषण के कारण अनेक बीमारियां जैसे तपेदिक, दमा, अंधापन आदि हो जाती है। यह उन पर घोर हिंसा नहीं तो और क्या है। यह कामकाजी महिलाओं के प्रति लिंग आधारित हिंसा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार नन्ही पत्नियां, बालिका वधू के रूप में नन्ही माताएं, छोटी छोटी आयु में माताएं बन जाना और उसके प्रति होने वाली हिंसा। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 45 लाख विवाह होते हैं। उनमें 30 लाख वधुओं की आयु 15 से 19 वर्ष होती है। छोटी आयु में विवाह का परिणाम होता है आवागमन पर प्रतिबंध, शिक्षा का अंत, गृहस्थी का भार पड़ जाना, जल्दी गर्भवती होना, कुपोषण का शिकार होना, कुपोषित बच्चों को जन्म देना, लंबे समय तक जनन क्षमता के फलस्वरूप कई बार गर्भ धारण करना, प्रसव के समय मृत्यु हो जाना आदि हिंसाओं का शिकार होना है। उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जो लिंग आधारित हिंसा का एक और श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी तरह पत्नी को पीटना, वाइफ बैटरिंग, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पतियों द्वारा पत्नियों को पीटना भी कम गंभीर अत्याचार नहीं है। ससुराल में आकर पत्नी को सबसे अधिक सुरक्षा पति द्वारा होनी चाहिए, परंतु जब पति प्रेम एवं सुरक्षा के स्थान पर पत्नी को पीटता है तो उसका जीवन नरकमय हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है, छिन्न भिन्न एवं अंधकारमय हो जाता है। सास, ससुर, जेठानी, ननंद आदि व्यक्ति को इतनी उल्टी सीटी पट्टी पड़ाते हैं कि किसी की पति बहकावे में आकर अपना कर्तव्य भूल जाता है और पत्नी को अक्सर पीटने लग जाता है। व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल नहीं करने के कारण, दहेज प्राप्त नहीं होने के कारण या आर्थिक समस्याओं का गुस्सा पत्नी को पीटकर शांत करता है। पत्नी के पुत्रियां होने पर भी पीटा जाता है। चांटा मारना, लात घूंसे मारना, नाक काटने की धमकी देना या काट डालना, नाक कान मरोड़ना, चूड़ियां पकड़कर खींचना, धक्का मारना, दीवार से सिर दे मारना, हाथ पैर की हड्डी तोड़ डालना, जान से मारने की धमकी देना, कोशिश करना या भावावेश में आकर हत्या कर डालना आदि हिंसाएं पत्नियों को सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार के अत्याचारों की शिकायत पुलिस में नहीं करती, बल्कि महिलाएं इसे अपना भाग्य समझकर सहन करती रहती हैं। पत्नी के पीटने के क्या मूल कारण हो सकते हैं? उसमें अधिकतर पति का शराबी होना, पति किन्हीं कारणों से पत्नी से ईर्ष्या करना, पति पत्नी के बीच यौन संबंधी असमायोजन, पति में गर्वित अहंकार, किन्हीं क्षेत्र में पत्नी का उच्च होना, पति का बाल्यकाल में हिंसा की विपदग्रस्तता, ये कुछ प्रमुख कारण है जिससे वह पत्नी पर अत्याचार करता है। इसी तरह समाज में विधवाओं के प्रति भी अत्याचार होते हैं और वह लिंग आधारित हिंसा का ही एक प्रकार है। भारतीय समाज में पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करना धर्मानुसार निषेध माना गया, अतः पति की मृत्यु के बाद उसे जीवन विधवा का व्यतीत करना पड़ता है, जो एक कठिन समस्या है। विधवा की समस्याएं इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस उम्र में विधवा होती है या उसके कितने बच्चे हैं एवं किस आयु के हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर विधवाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार एवं मात्रा भी निर्भर करती है। भारतवर्ष में हिंदू समाज में संतानहीन बाल विधवा, युवा विधवा,
प्रौढ़ विधवा तथा वृद्ध विधवाओं की समस्याएं एवं उन पर किए जाने वाले अत्याचार, इसी प्रकार एक या दो या अधिक संतानों वाली विधवाओं की समस्याएं, अत्याचार एवं हिंसाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा के संबंध में समाजशास्त्रीय अध्ययन का अभाव है, इसलिए यह तो कह पाना मुश्किल है कि किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी इतना अवश्य है कि विधवाओं की आयु और संतान के साथ साथ जाति, आर्थिक स्तर एवं निर्भरता, शिक्षा एवं वर्ग आदि के आधार पर भी विधवा के शोषण के प्रकारों एवं मात्राओं का अध्ययन किया जा सकता है। विधवाओं का आर्थिक शोषण तो होता ही है, साथ में रिश्तेदारों तथा समाज सभी विधवाओं को कदम कदम पर अपमानित करते हैं। उत्सवों, त्योहार, विवाह आदि के शुभ अवसरों पर विधवा की उपस्थिति को अपशकुन मानते हैं, इसलिए उसे इन अवसरों पर सामने नहीं आने दिया जाता। सभी विधवाओं को कलंकिनी कहा जाता है, पति की मृत्यु का कारण माना जाता है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, भावनात्मकता की शिकार होती हैं, अनेक परिवारों, जातियों तथा वर्गों में पीटा जाता है। इनका यौन शोषण करना एवं लैंगिक दुर्व्यवहार सभी परिवारों में तो सामान्य घटना है। उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेना, खाने को रूखा सूखा दिया जाना, पहनने को फटे कपड़े दिए जाना, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले ये प्रमुख लोगों में पति के परिवार के सदस्य, जिसमें सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननंद आदि प्रमुख होते हैं। दहेज, इसके साथ साथ दहेज संबंधी हत्याएं भी लिंग आधारित हिंसा है। हिंदू समाज में दहेज प्रथा एक अभिशाप है। इस प्रथा में विवाह के अवसर पर वधू पक्ष वाले वर पक्ष को आभूषण, वस्तुएं, वस्त्र, बर्तन, नकदी आदि देते हैं। आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति में वर पक्ष वालों ने वधू के माता पिता आदि का इस दहेज को शोषण का माध्यम बना लिया है। इससे समाज में अपराध बढ़े हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर वर पक्ष वाले वधू की हत्या तक कर डालते हैं, जो कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक घृणित रूप बन जाता है। हालांकि 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया है, परंतु यह व्यवहार में नहीं के बराबर प्रभावशाली है। दहेज संबंधी हत्याओं के संबंध में समाजशास्त्रीय कारण, लक्षण एवं विवरण महत्वपूर्ण है। जिन जातियों, वर्गों तथा समाज के लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन जितना अधिक है, उसमें दहेज संबंधी उत्पीड़न की दर भी अधिक है और निम्न और उच्च वर्ग में कम है। इसी तरह से महिलाओं के विरुद्ध एक और अपराध है और वह है लड़कियों की तस्करी करना। लड़कियों की तस्करी एक अत्यंत ही गंभीर समस्या है। विश्व में लगभग सभी देशों में महिलाओं के विरुद्ध ये एक चिंतनीय विषय भी है। भारत अन्य देशों में तस्करी करके लाई गई महिलाओं और लड़कियों के लिए एक स्रोत है, एक पारगमन बिंदु है, साथ ही तस्करी की गई महिलाओं और लड़कियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य भी है। अनुमानित 20 से 65 मिलियन नागरिकों को जबरन मजदूरी कराना भारत की सबसे बड़ी तस्करी समस्या है। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में तस्करी के पीड़ितों, बच्चे लोगों को प्राप्त करने वाले मुख्य देश बन गया है। भारत के तस्करी के प्रतिमान से पता चलता है कि 90% तस्करी घरेलू है, केवल 10% अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होती है और सबसे निचली जातियों सहित सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक वर्ग सबसे अधिक असुरक्षित है। सबसे अधिक जो तस्करी होती है वो आर्थिक स्थिति में निम्न परिवारों से आई हुई लड़कियों की सबसे अधिक तस्करी या निम्न जाति से संबंधित लड़कियों की तस्करी सबसे अधिक, और वह भी देश के अंदर ही अधिक देखने को मिलती है। हर साल हजारों महिलाओं और लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है, जबरदस्ती की जाती है, बरगलाया जाता है, नशीला पदार्थ दिया जाता है, अपहरण किया जाता है, धोखा दिया जाता है, हमला किया जाता है और शोषणकारी दास जैसी परिस्थितियों में रहने और काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बलात्कार, यातना, स्वतंत्रता से वंचित करना, जबरन श्रम और जबरन विवाह सहित हिंसा के प्रकट रूप अक्सर उन लड़कियों के खिलाफ किए जाते हैं जो अपने अधिकारों का दावा करना चाहती है।
इसी तरह कार्यस्थल पर अपराध, जिसको कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को शुद्धता, कौमार्य, लिंग आधारित हिंसा, शील और सम्मान का भंडार माना जाता है। यौन हिंसा सहित महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण को परिवार, समुदाय के सम्मान की रक्षा के नाम पर प्रयोग किया जाता है और उचित ठहराया गया है। इस धारणा के कारण महिला, उसके परिवार और उसके समुदाय को शर्मिंदा करने और उन्हें वश में करने के लिए यौन हिंसा के माध्यम से महिलाओं के शरीर को निशाना बनाया जाता है। समान रूप से इसने महिलाओं की स्वतंत्रता, पसंद के नियमन और ड्रेस कोड लागू करने को उचित ठहराने का काम किया है। यौन हिंसा और बलात्कार ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा समाज में एक असमान यथास्थिति बनाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो महिलाओं पर पुरुषों को विशेष अधिकार देता है। यह विचारधारा परिवार, समुदाय और राज्य की संरचना को आकार देती है। यह जातिवाद और सांप्रदायिकता के साथ मिलकर एक समुदाय को दूसरे समुदाय की अधीनता प्रदान करता है। हालांकि बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूप बड़े पैमाने पर हैं और बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2012 में चलती बस में एक युवा महिला के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। इससे बलात्कार और अन्य यौन अपराधों पर कानून में सुधार हुआ है। विभिन्न अध्ययनों तथा रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर बलात्कार परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। गरीब लड़कियों, मध्यम वर्ग की कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं अधिक घटती है। मध्यम वर्ग की महिला कर्मचारियों का लैंगिक अपमान उनके मालिक करते हैं और दैनिक वेतनभोगी महिलाओं का दैनिक शोषण ठेकेदार, दलाल और बिचौलिए करते हैं। परिस्थितियों से मजबूर जेल में कैद महिलाएं अधीक्षकों और कर्मचारियों के बलात्कार की शिकार होती हैं और बीमार महिलाएं अस्पताल के कर्मचारियों की शिकार हो जाती है। समाचार पत्रों में आए दिन बलात्कार की सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बलात्कार को वर्गीकरण के रूप में निम्न तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक एकल बलात्कार जिसमें अपराधी केवल एक पुरुष होता है, द्विबलात्कार जिसमें एक समय में दो पुरुष अपराधी होते हैं, और तीसरा सामूहिक बलात्कार जिसमें अनेक पुरुष बलात्कार को अंजाम देते हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अनेक बलात्कारों की सूचना दर्ज नहीं करवाई जाती। जो अपराध दर्ज करवाए जाते हैं उन्हें अधिकतर में शारीरिक हिंसा या क्रूरता नहीं की जाती, बल्कि महिलाओं को गरीबी, आर्थिक प्रोत्साहन, मौखिक दबाव आदि के द्वारा मजबूर कर दिया जाता है। जहां तक बलात्कार के स्थानों की बात है, ये अधिकतर शोषण करने वालों के आवासों में ही किए जाते हैं। सूने स्थानों, खाली पड़े भवनों, खंडहरों, गैर रिहायशी भवनों और अलग थलग पड़े एकांत स्थान में किए जाते हैं। यानी बहुत सारी श्रेणियां हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा के भाव को प्रकट करती है, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, और चाहे वो विधवा के रूप में हो, और चाहे वो कार्यस्थल पर कार्य करने वाली एक कर्मचारी हो। किसी न किसी रूप में उसे लैंगिक अपराध से जुड़ना होता है या समाज उसके प्रति हिंसा का भाव रखता है, जिसको हम GBV जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसी हिंसा को रोकने की। इसके लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि महिलाओं के सामने जो हिंसा का विभत्स रूप उत्पन्न हो रहा है उसे हम कुछ सीमा तक कम कर सकें या उसे रोक सकें। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम करने एवं रोकने के लिए समय समय पर विचार गोष्ठियां, कार्यशालाओं, समाज सुधारकों आदि ने अपने सुझाव दिए हैं। इस क्षेत्र में अनेक संगठन कार्य भी कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को नियंत्रित करने में जो सुझाव दिए गए हैं एवं कार्य किए जाने चाहिए वे इस प्रकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सोच में बदलाव लाना है। मूल रूप से पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों की सोच को बदलना है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम करने एवं रोकने के लिए स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, पति,
देवर जेठ से लेकर समाज के सभी पुरुषों के विचारों, मान्यताओं, मूल्यों आदि में परिवर्तन लाना होगा। कन्या के गर्भ में आने से लेकर जीवन पर्यंत कुछ सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जब सभी की सोच में परिवर्तन आएगा तो महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराध भी कम होंगे। फिर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना है। महिलाओं को ये बताना होगा कि वह अबला नहीं है, वो सबला है। यह सभी प्रकार के पुरुषों के समान है। वह स्वयं पति के सहारे के बिना अपना और अपने बच्चों का निर्वाह कर सकती हैं। वे अपनी और अपने बच्चों की देखभाल स्वयं कर सकती हैं। नारी में छुपे गुणों एवं क्षमताओं को पहचानने के लिए जागरूक करना होगा। उन्हें अपनी क्षमता के प्रति जागरूक करना, क्योंकि वह संपत्ति की लक्ष्मी है, शक्ति में वह दुर्गा है और ज्ञान में वो सरस्वती है। नारी को अपनी क्षमताओं को जानना और समझना होगा, तभी उनका जीवन शोषण मुक्त हो सकता है। इसी तरह महिलाओं को सुरक्षा और आश्रय की भी आवश्यकता है। जब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती तो उसे सुरक्षा एवं आश्रय की विशेष आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न हिंसाओं को सहन करने का कारण सुरक्षा, आश्रय एवं सहायता का अभाव है। सरकार और निजी सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष रूप से उन महिलाओं को आश्रय अवश्य प्रदान करना चाहिए जिनको मार डालने, जीवन को नरकमय बनाने अथवा उठवाकर ले जाने आदि की धमकी दी जाती है। वैसे तो अकेले भी विधवा, विवाहित, बच्चों वाली पीड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान करना चाहिए। समाज के लोगों को भी इन संगठनों के निर्माण, प्रसार और प्रचार में हर संभव योगदान देना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम एवं रोका जा सके। स्वयंसेवी संगठन, एनजीओज भी अगर कार्यशील हों तो कुछ सीमा तक इसे कम कर सकते हैं। ऐसे अनेक स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो पीड़ित महिलाओं को हिंसात्मक एवं शोषण संबंधी समस्याओं का अनेक प्रकार से समाधान करते हैं। ये संस्थाएं पीड़ित महिला की समस्या का अध्ययन करती है। पीड़ित महिला उसके ससुराल वालों एवं पुलिस एवं न्यायालय में जाकर संबंधित लोगों से बातचीत करती है तथा समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। इसलिए ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को जो पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें सशक्त बनाना चाहिए और उनकी जानकारी सभी महिलाओं तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि महिलाएं उसका उपयोग कर समस्याओं से छुटकारा पा सके। रोजगार ढूंढने और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की भी व्यवस्था करने से इस हिंसा को रोका जा सकता है। पीड़ित महिलाओं के सम्मुख सबसे जटिल समस्या जीविकोपार्जन की होती है और जिसके बच्चे होते हैं उनके लिए बच्चों की देखभाल तथा पालन पोषण की समस्या भी होती है। उनके पास इन समस्याओं के समाधान के अभाव के कारण अपना और अपने बच्चों का शोषण करवाने एवं हिंसात्मक अत्याचारों के सहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पीड़ित महिलाओं के बच्चों के लालन पालन, आवास, शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इसके लिए संभव हो तो परामर्श केंद्रों को अनेक स्थानों पर खोलना चाहिए जो ऐसी पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता एवं सुरक्षा प्रदान कर सके और इसी तरह निःशुल्क कानूनी व्यवस्था अगर करें तो भी हिंसा को रोक सकते हैं। देश में ऐसे कुछ संगठन हैं जो महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। फ्री लीगल एडवाइस टू ऑल वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए इन संगठनों की महिलाओं तक पहुंच आवश्यक है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए जब महिलाओं की पहुंच होगी तो महिलाएं आसानी से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते। इन संगठनों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी महिलाएं जागरूक होंगी और कानूनी सहायता लेने के लिए वो तुरंत तत्पर होंगी। उनका प्रचार प्रसार करके महिलाओं तक इनकी जानकारी पहुंचानी चाहिए। यह संगठन महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा शोषण, हिंसा, अत्याचार आदि से कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। महिलाओं के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने में ऐसे संगठनों को जितना प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता दी जाए उतना ही अच्छा है। अर्थात हर समाज में जब हमें लिंग आधारित हिंसा दिखाई देती है, चाहे वो किसी श्रेणी की हो, तो हमें उसका उपचार करना होगा, समस्याओं से महिलाओं को छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर,
सामूहिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर अगर प्रयास करें तो हम महिलाओं में व्याप्त इस असुरक्षा की भावना, उस पर होने वाले हिंसात्मक प्रहार को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि समाज के एक बड़े भाग को पीड़ित महिलाओं को शोषण, हिंसा, अत्याचार आदि से सुरक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। समाज की प्रगति, विकास, खुशहाली आदि के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसाओं को रोका जाना चाहिए। अन्यथा उनके शोषण के साथ साथ उनसे जुड़े पति, सास ससुर, पुत्र पुत्री आदि सभी की सुख शांति बनी नहीं रह सकती। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को परिवार, समुदाय, क्षेत्र, प्रांत, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त प्रयास करके रोकना चाहिए। केवल भाषण देने, अधिनियम बनाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए मिलकर समाज को आगे आना होगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुरुषों की होगी, क्योंकि पुरुषों द्वारा ही लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए अगर पुरुषों की मानसिकता बदल जाए ऐसी विचार गोष्ठियों के द्वारा, ऐसे कार्यशालाओं के माध्यम से, तो हो सकता है कि समाज में हम पूर्ण रूप से तो लिंग आधारित हिंसा को नहीं रोक सकते, पर उसकी मात्रा को सीमित अवश्य कर सकते हैं।